हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सुजीत में। तो दोस्तों, आज हम क्लास 12th के बायोलॉजी के लॉन्ग क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे जो हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो इस साल बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए बहुत ही खास वीडियो होने वाला है दोस्तों। तो आप बस इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि यह जो सेशन है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए हम लोग बारी बारी से देखते हैं प्रश्नों को। और यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट ना प्रश्न को जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये लगभग हर साल हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि एड्स के कारण लक्षण एवं रोकथाम का वर्णन करें। इसे हम लोग इतने आसानी से हल करते हुए चलेंगे ताकि इस वीडियो को आप 1 से 2 बार भी पूर्णतः देख लेते हैं तो 100% आपको याद हो जाएगा। ये पूरे गारंटी के साथ कह सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे सर्वप्रथम एड्स के बारे में थोड़ा सा जानेंगे कि यह बीमारी HIV ह्यूमन इम्यून वायरस के नामक विषाणु द्वारा फैलता है। यह विषाणु एक बार मनुष्य के शरीर में प्रवेश कर संक्रमित व्यक्ति के देह एवं रक्त कोशिकाओं में वृद्धि करता है। यानी कि यह जो HIV नामक विषाणु होता है यह जब मनुष्य के शरीर में प्रवेश करता है तो उसके संक्रमित व्यक्ति के देह एवं रक्त कोशिकाओं में भी वृद्धि करता है। उम्मीद करते हैं इतना आप समझे होंगे। और यहाँ पे आएंगे कि एड्स फैलने के निम्न कारण होते हैं। पहला, प्रभावित व्यक्ति के साथ यौन संबंध से, यानी कि ये कारण है दोस्तों। और दूसरा है संक्रमित व्यक्ति में प्रयोग की गई सुई के व्यवहार से। और तीसरा है एड्स से संक्रमित व्यक्ति का रक्त स्वास्थ्य व्यक्ति के शरीर में रुधिर का आदान करने से। यानी कहने का अर्थ है दोस्तों, यहाँ पे कोई भी व्यक्ति अगर यानी कि संबंध बनाता है, अगर वह एड्स से ग्रसित है तो ये उसका कारण है। मान लीजिए कोई व्यक्ति एड्स उसको हुआ है, अगर आप भी उससे अगर संबंध बनाते हैं, यौन संबंध बनाते हैं तो आपको भी एड्स हो सकती है। और अगर व्यक्ति अगर एड्स से ग्रसित है उससे अगर सुई दिया गया है, अगर उसका सुई अगर आप में अगर दिया जाए तो आपको भी एड्स हो सकता है दोस्तों। और यहाँ पे आप देखेंगे चौथा नंबर पॉइंट्स को कि संक्रमित महिला यानी कि गर्भवती से भ्रूण में जाकर गर्भस्थ शिशु को संक्रमित कर देता है। यानी कि जो भी महिला अगर एड्स से ग्रसित है और अगर वह गर्भवती है तो उसके पेट में जो पलने वाले बच्चा होते हैं वो भी एड्स से ग्रसित हो जाएंगे। तो यहाँ पे वही लिखा गया है कि संक्रमित महिला यानी कि गर्भवती से भ्रूण में जाकर गर्भस्थ शिशु को संक्रमित कर देता है। इतना आप समझे होंगे दोस्तों। इन सभी प्रश्न को एक कॉपी पर जरूर उतार लीजिएगा और इसे प्रैक्टिस करते रहिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम में लगभग बार बार पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे है कि एड्स बीमारी के निम्न लक्षण होते हैं। इसमें क्या होता है कि अधिक दिनों तक बार बार पेट खराब होना, ठीक। और दूसरा है कि लसिका ग्रंथियों का फूल जाना। और तीसरा है क्रमशः शरीर का वजन कम होना। और चौथा है धीरे धीरे स्मरण शक्ति का कम होना। और यहाँ पे पांचवा है काम करने पर भी थकान महसूस करना। ये ऐसा नहीं है कि आप कोई भी काम करते हैं तो थकान महसूस कर कर पा रहे हैं तो आपको एड्स ही हुआ है, ऐसा कुछ नहीं होता दोस्तों। ये एड्स बीमारी के लक्षण होते हैं इतना। अगर लक्षण में 3 से 4 भी लिखते हैं तो आपको फुल अंक मिल जाएगा दोस्तों। ये सभी लॉन्ग क्वेश्चंस के बारे में बताया गया है। और यहाँ पे एड्स बीमारी के रोकथाम के लिए क्या क्या उपाय हो सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे है एड्स से बीमारी के रोकथाम के लिए क्या क्या उपाय हो सकते हैं। जो कारण था वहीं इसका उपाय भी होगा कि अनैतिक यौन संबंध से अपने आप को दूर रखना चाहिए। यानी कि कोई भी व्यक्ति अगर एड्स उससे हुआ है तो उसे आप यौन संबंध नहीं बनाना चाहिए उससे। और यहाँ पे दूसरा है कि केवल एक बार प्रयोग में आने वाला सुई का ही प्रयोग करें, यानी कि नए सिरिंज का ही आप प्रयोग करें जब आप जाते हैं सुई लेने तो, ठीक। और यहाँ पे है कि जब आप यौन संबंध बनाते हैं तो आप कॉन्डम का प्रयोग करें, यानी कि मैथुन के समय आप कॉन्डम का प्रयोग करें। और चौथा है कि दूसरे व्यक्ति का शेविंग रेजर टूथब्रश प्रयोग न करें। और पांचवा है यदि आपको आशंका हो तो योग्य डॉक्टर से मिलकर जांच जरूर करें। अगर आपको एड्स होने की संभावना है, अगर आपको आशंका है तो ज़रूर आप डॉक्टर से मिलकर उसकी जांच जरूर करवा लें। और एड्स में जो जांच होती है वह एलिसा टेस्ट होती है, याद रखिएगा दोस्तों।
तो इतना लिखते हैं तो आपका 5 नंबर फिक्स हो गया है दोस्तों, इतना लिख देते हैं अच्छे से। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न के बारे में भी देख लेते हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये भी प्रश्न लगभग हर साल हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, ठीक, कि लिंग क्या है, लिंग निर्धारण के विभिन्न प्रकारों का संक्षिप्त वर्णन करें। ये सभी 5 नंबर वाले प्रश्न हैं, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन से है दोस्तों। तो इसमें हम लोग देखेंगे लिंग क्या है, कि प्रत्येक पुरुष और स्त्री के अंदर एक गुप्त अंग होता है, ये तो सभी को मालूम होता है, जिसे सामान्यतः हम लिंग के नाम से जानते हैं। स्त्री के अंदर मौजूद गुप्त अंग होता है जिसे हम योनि, तथा पुरुष के अंदर मौजूद गुप्त अंग को लिंग कहते हैं दोस्तों। आप यहाँ पे आसानी से समझने का प्रयास करेंगे। आप इस वीडियो को 2 से 3 बार भी अच्छे से देख लेते हैं तो आपको पूर्णतः 100% याद हो जाएगा। तो एक बार और इसे रिकॉल करने का प्रयास करेंगे ताकि आपको 100% याद हो जाए अभी के अभी ही, कि प्रत्येक पुरुष और स्त्री के अंदर एक गुप्त अंग होता है जिसे सामान्यतः हम लिंग के नाम से जानते हैं। स्त्री के अंदर मौजूद गुप्त अंग को योनि, तथा पुरुष के अंदर मौजूद गुप्त अंग को लिंग कहते हैं दोस्तों। और यहाँ पे आप देखेंगे लिंग निर्धारण के प्रकार, जिस प्रकार से क्वेश्चंस रहेगा उसी प्रकार से हम लोग आंसर देने का भी प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे लिंग निर्धारण के प्रकार को देखेंगे तो यहाँ पे एक नंबर है कि जीनी लिंग निर्धारण, यानी कि गुणसूत्रीय लिंग निर्धारण। इसमें क्या होता है दोस्तों कि अधिकांश जंतुओं में जीनी लिंग निर्धारण होता है जिसमें 50% नर तथा 50% मादा बनते हैं। इसकी निम्नलिखित 5 मुख्य जीनी लिंग निर्धारण की क्रिया होती है। और यहाँ पे देखेंगे पहला कि XXXY गुणसूत्रों द्वारा लिंग निर्धारण, ये पहला हो गया दोस्तों। और दूसरा कि XXXO गुणसूत्रों द्वारा लिंग निर्धारण, ये दूसरा हो गया। और तीसरा है कि ZWZZ गुणसूत्रों द्वारा लिंग निर्धारण। ये आप देखे होंगे, ये वाला ZW और ZZ ये मोर में होता है लिंग निर्धारण, यानी कि अलग अलग प्रकार से अलग अलग, ये जैसे मनुष्य में हो गया, ये मोर में हो गया, वैसे ही ये सभी को निर्धारण किया गया है 5 वर्गों में, ठीक। तो यहाँ पे ZOZZ गुणसूत्रों द्वारा लिंग निर्धारण, ये भी हो गया चौथा। और पांचवा है कि लिंग निर्धारण की अगुणित द्विगुणित क्रिया विधि। तो वहाँ जो ए में देखे थे कि अधिकांश जंतुओं में जीनी लिंग निर्धारण होता है जिसमें 50% नर तथा 50% मादा बनते हैं। इसकी निम्नलिखित 5 मुख्य जीनी लिंग निर्धारण की क्रिया विधियां हैं। पहला XXY गुणसूत्रों द्वारा लिंग निर्धारण, दूसरा है कि XXXO गुणसूत्रों द्वारा लिंग निर्धारण, तीसरा है ZWZZ गुणसूत्रों द्वारा लिंग निर्धारण, और चौथा है ZOZZ गुणसूत्रों द्वारा लिंग निर्धारण, और पांचवा है लिंग निर्धारण की अगुणित द्विगुणित क्रिया विधि। उम्मीद करते हैं इतना आपको समझ में आया होगा। और यहाँ पे आप देखेंगे सेक्शन बी में, यानी कि 2 नंबर की वातावरण द्वारा लिंग निर्धारण, ठीक। तो यह निम्नलिखित प्रकार से होती है। पहला हार्मोनों का प्रभाव, और दूसरा फ्री मार्टिन, और तीसरा ताप प्रभाव। ये 3 ही तरह से होती है दोस्तों। यहाँ पे आप लिख सकते हैं हार्मोनों का प्रभाव, फ्री मार्टिन, ताप प्रभाव, ठीक। तो यहाँ पे अंत में जब देखेंगे लिखेंगे आंसर, तो मानव में मुख्य रूप से XX गुणसूत्रों द्वारा लिंग निर्धारण होता है, ये मानव के लिए कहा गया है। जब X से मिलन होता है, यानी कि XX से जब प्रक्रिया होता है, तो वह संतान मादा पैदा होती है, यानी कि वह लड़की पैदा होती है, यानी कि मादा पैदा होती है। और वहीं जब X का Y से मिलन होता है, यानी कि X से जब Y से प्रक्रिया कराया जाता है, तो उस समय संतान नर पैदा होता है, यानी कि लड़का जन्म लेता है दोस्तों। उम्मीद करते हैं इतना आपको समझ में आया होगा। अगर ये सेशन आपको अच्छी लग रही हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, और चैनल पर नए जुड़े हों तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। उम्मीद करते हैं इतना आपको समझ में आया होगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और यहाँ पे आप देखेंगे कि कैंसर पर संक्षिप्त टिप्पणी प्रस्तुत करें। आप देखेंगे क्वेश्चंस बैंक, तो ये बहुत बार हमारे बोर्ड एग्जाम में लगभग पूछ लिए गए हैं प्रश्न उत्तर, कि कैंसर पर संक्षिप्त टिप्पणी प्रस्तुत करें। तो अक्सर हमारे बोर्ड एग्जाम में लिखा रहता है
कि विद्यार्थी अपने ही शब्द में अपना उत्तर दें। तो हम लोग अपने ही शब्द में इतना आसानी से उत्तर देंगे कि ताकि आपको 100% अभी के अभी ही याद हो जाए। तो ठीक, तो इसके बारे में थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे। ये 5 नंबर वाले सभी प्रश्न उत्तर है दोस्तों। और यहाँ पे आंसर जानेंगे कि कैंसर के द्वारा निर्मित कोशिकाएं सामान्य वृद्धि नियंत्रण क्रिया को नहीं दर्शाता है, ठीक, तथा अनियंत्रित रूप से टूटकर कोशिकाओं का समूह बनाता है। तो वहीं पैराग्राफ चेंज, जहाँ जहाँ पैराग्राफ चेंज हुआ है वहाँ वहाँ आप भी पैराग्राफ चेंज करने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि आप पैराग्राफ जब आप चेंज करते हैं तो जो एग्जामिनर होता है, यानी कि जो कॉपी चेक करने वाला होता है, जो ये देखता है कि यहाँ पैराग्राफ चेंज हुआ है तो आपको फुल के फुल अंक दे दिया जाता है, ठीक। तो आप जहाँ पैराग्राफ चेंज कहने का को कहा जाए वहाँ आप चेंज करने का प्रयास करिएगा बोर्ड एग्जाम में, ठीक। तो यहाँ पे पहला सेशन को आप देख लिए हैं कि कैंसर के द्वारा निर्मित कोशिकाएं सामान्य वृद्धि नियंत्रण क्रिया को नहीं दर्शाता है तथा अनियंत्रित रूप से टूटकर कोशिकाओं का समूह बनाता है। और दूसरा है पैराग्राफ चेंज करते हुए कि संक्रमित ऊतकों के आधार पर कैंसर को सार्कोमा, लिम्फोमा, कार्सिनोमा तथा लाइपोसा कहते हैं। यानी कि आप देखते होंगे जब हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनाते हैं कि कैंसर को सार्कोमा, लिम्फोमा, कार्सिनोमा तथा लाइपोसा भी कहते हैं दोस्तों। ये तो सेशन समाप्त हुआ और आते हैं दूसरे पैराग्राफ में। तो यहाँ पे पैराग्राफ चेंज करेंगे तो कैंसर कैंसर शरीर के किसी भी हिस्से में बन सकता है, या जो कैंसर बीमारी होता है ये किसी भी शरीर में हो सकता है। जो पीड़ा रहित होता है, यानी कि जो बहुत ही पीड़ा यानी कि दर्दनाशक होता है, यानी कि पीड़ा रहित होती है। हानिकारक ट्यूमर की कोशिकाएं तेजी से वृद्धि कर आसपास के ऊतकों में प्रवेश कर कर उसे नष्ट कर देती है। जो भी हानिकारक ट्यूमर कोशिकाएं होती है जो तेजी से वृद्धि कर आसपास के जो ऊतक यानी कि महत्वपूर्ण जो ऊतक होती है उसे नष्ट कर देती है तथा व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। यानी कि जो कैंसर बीमारी है इससे लगभग मृत्यु भी हो सकती है। जब आप देखते होंगे तिरंगा जो खाते हैं, गुटखा जो खाते हैं, हानिकारक पदार्थ, तो उनके जो मुंह में होता है वह कैंसर ले लेता है, जैसे कि आप उनकी मृत्यु भी हो सकती है दोस्तों। और यहाँ पे पैराग्राफ चेंज करेंगे तो यहाँ पे लिखने का प्रयास करेंगे कैंसर का उपचार है शल्य चिकित्सा, रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी इत्यादि क्रिया द्वारा किया जाता है दोस्तों। इतना लिख देते हैं तो आपको 5 अंक के पूर्णतः मिल जाएंगे, फुल के फुल अंक मिल जाएंगे दोस्तों। तो यहाँ पे शुरू से अंत तक यहाँ पे देख लीजिए कि कैंसर के द्वारा निर्मित कोशिकाएं सामान्य वृद्धि नियंत्रण क्रिया को नहीं दर्शाता है तथा अनियंत्रित रूप से टूटकर कोशिकाओं का समूह बनाता है। और संक्रमित ऊतकों के आधार पर कैंसर को सार्कोमा, लिम्फोमा, कार्सिनोमा तथा लाइपोसा भी कहते हैं। और यहाँ पे कैंसर शरीर के किसी भी हिस्से में बन सकता है जो पीड़ा रहित होता है। यानी कि अपने ही शब्दों में लिखना है दोस्तों आंसर, ये हमारे शब्द है। अगर ये शब्द आपको अच्छा लग रहा है तो इसी तरह से आप लिखेंगे तो आप 5 अंक मिल जाएंगे। अगर पहले से पढ़े होंगे तो आप भी अपने ही शब्द में आंसर देते हैं तो आपको भी 5 अंक मिल जाएंगे दोस्तों। और यहाँ पे हानिकारक जो ट्यूमर की कोशिकाएं होती है वह तेजी से वृद्धि कर आसपास के ऊतकों में प्रवेश कर उसे नष्ट कर देती है तथा व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। कैंसर का उपचार शल्य चिकित्सा, रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी इत्यादि क्रिया द्वारा किया जाता है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। और यहाँ पे हम लोग देखने का प्रयास करेंगे कि मत्स्य पालन क्या है, भोजन की गुणवत्ता सुधार में इसकी क्या भूमिका है। काफ़ी वीवीआई प्रश्न है दोस्तों, ये सभी लॉन्ग क्वेश्चन हैं दोस्तों। तो आपसे कहा जाता है कि अपने ही शब्द में उत्तर दें, तो हम लोग अपने ही शब्द में उत्तर देने का प्रयास करेंगे कि इसे पूर्णतः 1 से 2 बार भी अच्छे से देख लेते हैं दोस्तों तो आपको पूर्णतः याद हो जाएगा। इतना आसानी से लिखा गया है ताकि आपको याद हो जाए 100%, तो 100%। तो यहाँ पे आप देखने का प्रयास करेंगे कि मत्स्य पालन यह एक प्रकार का उद्योग है। यानी कि जो मछली पालन पालन जो हो रहा है यह एक प्रकार के उद्योग है जिसका संबंध मछली अथवा अन्य जलीय जीव को पकड़ना, उनका प्रसंस्करण तथा उन्हें बेचने से होता है, ठीक। हमारी जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग
आहार के रूप में मछली या मछली उत्पादों तथा अन्य जलीय जन जंतुओं जैसे झींगा, केकड़ा आदि पर आश्रित है। यानी कि कहने का अर्थ है दोस्तों, यानी कि जो मत्स्य पालन है आज बहुत ही बड़ी उद्योग के मात्रा में भी ये जाना जा रहा है। यानी कि जो भोजन की प्राप्ति है मनुष्य को, वह हो रहा है अधिक से अधिक। तो वहीं यहाँ पे कहने का अर्थ है कि मत्स्य पालन यह एक प्रकार का उद्योग है जिसका संबंध मछली अथवा अन्य जलीय जीव को पकड़ना तथा उनका प्रसंस्करण तथा उन्हें बेचने से होता है। हमारी जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग आहार के रूप में मछली या मछली उत्पादों तथा अन्य जलीय जंतुओं जैसे झींगा, केकड़ा आदि पर आश्रित है। तो वहीं यहाँ पे देखेंगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था में मत्स्य का महत्वपूर्ण स्थान है। यानी कि भारतीय जो अर्थव्यवस्था है हमारी, उसमें एक मत्स्य पालन का महत्वपूर्ण स्थान है। यह तटीय राज्यों में विशेषकर लाखों मछुआरों तथा किसानों को आय तथा रोजगार प्रदान करती है। यानी कि जो भी बेरोजगार है अभी के समय, वह मछली पालन करके वह अपना रोजगार चला रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पे रोजगार प्रदान करती है। बहुत से लोगों के लिए यही जीविका जीविका का एकमात्र साधन भी है। यानी कि जो लोग पढ़े लिखे नहीं है, वो ये मछली पालन करके अपनी जीविका चला रहे हैं। यही एकमात्र साधन भी है। ठीक, मत्स्य की बढ़ती हुई मांग को देखते हुए इनके उत्पादन को बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार की तकनीकें अपनाई जा रही है। यानी कि मत्स्य की जो बढ़ती हुई मांग जो हो रही है, यानी कि मछली पालन की, इसके उत्पादन बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार की तकनीकें अपनाई जा रही है। और यहाँ पे देखेंगे कि आजकल मत्स्य पालन की विकसित तकनीक को नीली क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि जब अधिक के मत्स्य पालन होंगे तो उसे नीली क्रांति के नाम से जानते हैं दोस्तों। उम्मीद करते हैं इतना आपको समझ में आया होगा कि मत्स्य पालन क्या है और भोजन की गुणवत्ता सुधार में इसकी क्या भूमिका होती है। क्या इसे एक बार और इसे रिकॉल कर लेना चाहिए दोस्तों? तो आप कहेंगे यस कर लीजिए, मज़ा भी आ रहा है सेशन में। सेशन अच्छी लग रही है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा दोस्तों। और चैनल पर नए जुड़े हों तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ये जो चैनल बनाया गया है सिर्फ आप ही के लिए ही बनाया गया है। आप एक बार ज़रूर कमेंट कीजिएगा, किसी भी टॉपिक पर आपको वीडियो बनवानी है तो एक बार ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो एक बार इसे रिकॉल कर लेते हैं अच्छे से कि मत्स्य पालन यह एक प्रकार का उद्योग है जिसका संबंध मछली अथवा अन्य जलीय जीव को पकड़ना, उनका प्रसंस्करण तथा उन्हें बेचने से होता है। हमारी जनसंख्या का बहुत बड़ा भाग आहार के रूप में मछली मछली उत्पादों तथा अन्य जलीय जंतुओं जैसे झींगा, केकड़ा आदि पर आश्रित है। भारतीय अर्थव्यवस्था में मत्स्य का महत्वपूर्ण स्थान है। यह तटीय राज्यों में विशेषकर लाखों मछुआरों तथा किसानों को आय तथा रोजगार प्रदान करती है। ठीक, बहुत से लोगों के लिए यही जीविका का एकमात्र साधन भी है, यानी कि आधार भी है। मत्स्य की बढ़ती हुई मांग को देखते हुए इसके उत्पादन को बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार की तकनीकें अपनाई जा रही है। आजकल मत्स्य पालन की विकसित तकनीक को नीली क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। इतना लिख देते हैं तो आपको फुल अंक मिल जाएंगे दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे कि प्रसव क्या है, संक्षिप्त में वर्णन करें। काफ़ी वीवीआई प्रश्न है दोस्तों, सभी प्रश्न महत्वपूर्ण लिया गया है ताकि बोर्ड एग्जाम में यह प्रश्न आता है 100%, तो आप आसानी से लिख पाएंगे। इतना आसानी से परिभाषा यानी कि इसे समझाने का प्रयास किया गया है ताकि आपको 100% आपके मानस पटल पर उतर जाए और बोर्ड एग्जाम में आप 100% लिख कर आएँ। तो प्रसव क्या है इसे सर्वप्रथम जानने का प्रयास करेंगे दोस्तों। तो हम लोग आसानी से समझेंगे कि गर्भावस्था जो साधारणतया 270 प्लस माइनस से 10 दिन हो सकता है, 10 दिन का होता है। यानी कि 9 महीना, यानी कि 9 30 27 270 दिन प्लस माइनस से 10 तक होता है। यानी कि 10 दिन पहले भी लड़का का जन्म हो सकता है या और 10 दिन बाद भी हो सकता है। तो यहाँ पे वही लिखा गया है कि गर्भावस्था जो साधारणतया 270 दिन का होता है, उसके बाद शिशु को गर्भ से जनन नाल के द्वारा बाहर आने की क्रिया को प्रसव कहते हैं। तो प्रसव को आसानी से समझने का प्रयास करेंगे तो आप भी समझ गए होंगे कि प्रसव होता क्या है। कि गर्भावस्था जो साधारणतः 270 दिन का होता है, उसके बाद
शिशु को गर्भ से जनन नाल के द्वारा बाहर आने की क्रिया को प्रसव कहते हैं। और फिर पैराग्राफ चेंज करेंगे दोस्तों, और पैराग्राफ चेंज करने के बाद लिखेंगे कि जब गर्भावस्था पूर्ण हो जाती है, यानी कि 270 दिन पूर्ण हो जाती है, तो प्लासेंटा के द्वारा एक प्रकार की संकेत उत्पन्न होता है। प्लासेंटा उसे कहते हैं, जब आप देखते होंगे कोई भी लड़का या लड़की जन्म लेता है तो उसकी जो नाभि होती है उसी को ही तो प्लासेंटा कहते हैं। यानी कि जो ढोंड़ी हम लोग साधारण भाषा में बोलते हैं, यानी कि भोजपुरी में, उसी को यानी कि नाभि को ही प्लासेंटा कहते हैं। तो यहीं गर्भावस्था पूर्ण हो जाती है तो प्लासेंटा के द्वारा एक प्रकार की संकेत उत्पन्न होता है, जिससे पीयूष ग्रंथि सक्रिय अवस्था में आ जाता है। जो पीयूष ग्रंथि होती है वह सक्रिय अवस्था में आ जाती है, जिससे ऑक्सीटोसिन हार्मोन निकलने लगता है। और सक्रिय होने कारण जिससे ऑक्सीटोसिन हार्मोन निकलने लगता है, और यह गर्भाशय के मांसपेशियों में संकुचन उत्पन्न करता है। जो गर्भाशय के मांसपेशियां होते हैं उसमें संकुचन उत्पन्न करता है, और संकुचन के कारण महिला को प्रसव दर्द होता है। यानी कि संकुचन के दौरान उस महिला को जो गर्भ अवस्था हुई हुई माने कि जो गर्भवती है उस महिला को प्रसव के दौरान दर्द उत्पन्न होता है। और जब ऑक्सीटोसिन हार्मोन अधिकतम निकलने लगता है, यानी कि अधिक निकलने लगता है, जिससे संकुचन तीव्र हो जाती है, यानी कि दर्द भी तीव्र हो जाती है और संकुचन भी तीव्र हो जाती है। और शिशु गर्भाशय से जनन नाल के द्वारा बाहर निकल जाता है, यानी कि शिशु का जन्म हो जाता है। और शिशु के जन्म लेने के बाद प्लासेंटा को काट दिया जाता है, यानी कि उसके नाड़ को हम भोजपुरी में बोलते हैं, उसे काट दिया जाता है। तो आप देखते होंगे उसे काट दिया जाता है। तो यहाँ पे इतना ही लिखना था दोस्तों। तो एक बार और इसे रिकॉल कर लेते हैं कि गर्भावस्था जो साधारणतः 270 दिन का होता है, उसके बाद गर्भ से जनन नाल के द्वारा बाहर आने की क्रिया को प्रसव कहते हैं। जब गर्भावस्था पूर्ण हो जाती है तो प्लासेंटा के द्वारा एक प्रकार की संकेत उत्पन्न होता है, जिससे पीयूष ग्रंथि सक्रिय अवस्था में आ जाता है, जिससे ऑक्सीटोसिन हार्मोन निकलने लगता है, और यह गर्भाशय के मांसपेशियों में संकुचन उत्पन्न करता है। संकुचन के कारण महिला को प्रसव दर्द होता है। जब ऑक्सीटोसिन हार्मोन अधिकतम निकलने लगता है, जिससे संकुचन तीव्र हो जाती है, और शिशु गर्भाशय से जनन नाल के द्वारा बाहर निकल जाता है, और शिशु के जन्म लेने के बाद प्लासेंटा को काट दिया जाता है दोस्तों। तो इस प्रकार से लिखते हैं तो आपको 5 अंक मिल जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रकार से इस महत्वपूर्ण सेशन को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर ये सेशन आपको थोड़ा सा भी अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। और चैनल पर नए जुड़े हों तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और कोई भी सब्जेक्ट की वीडियो बनानी हो तो एक बार ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि इस टॉपिक पर एक बार ज़रूर वीडियो बना दीजिए, तो हम आपके बीच वीडियो बना देंगे दोस्तों। तो मिलते हैं नई उम्मीदों के साथ। तो हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए और अपनी तैयारी को मजबूत करते रहिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।